हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एनसीईआरटी सूत्र सीरीज। मैं उम्मीद करता हूं आपने प्रीवियस चैप्टर दैट इज मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर को पढ़ा होगा और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए होंगे। चलिए अब नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, बट मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा, मात्र वीडियो देखने से ये सीरीज कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। आपको चैप्टर को पढ़ना ही पड़ेगा, तब आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे। आज का जो चैप्टर होगा उसका होगा वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज की जब बात आती है तो सबसे पहले वर्ल्ड क्लाइमेट को अंडरस्टैंड करना है। देयर आर सर्टेन पैरामीटर जिसके बेसिस पे हम वर्ल्ड के क्लाइमेट को क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तीन बेसिस होते हैं, वन इज द एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन, अनदर इज द जेनेटिक वन एंड अप्लाइड वन। एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन में हम कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं, उसी डेटा के बिहाफ पे हम क्लाइमेट को क्लासिफाई करते हैं। डेटा पर्टिकुलरली दो प्रॉपर्टीज का होता है, वन इज नोन एज टेम्परेचर एंड अदर इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। ठीक है। व्हेन इट कम टू द जेनेटिक वन, जेनेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर हम कुछ चेंजेस के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से थ्रू आउट द लाइफ चेंजेस हुए हैं। अप्लाइड टाइप में हम कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज रखते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर के बेस पे क्लासिफिकेशन किया है, सॉइल के बेस पे क्लासिफिकेशन किया है, वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। अप्लाइड टाइप तभी किया जाता है क्लासिफिकेशन जब हमें किसी स्पेसिफिक स्टडी के ऊपर फोकस करना होता है। तो वर्ल्ड को जनरली हम अपने एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं, और इसमें सबसे टॉप मोस्ट जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है कॉपेंस क्लासिफिकेशन। तो आज हम कॉपेंस क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ऑल्दो आई नो कि ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट आप लोगों को लगता है, लेकिन मैं आपको फ्यू मिनट्स के अंदर इसको बहुत सिंप्लीफाई करने वाला हूं आपके लिए। देखिए, जो एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन है, कॉपेन ऑफ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, उसमें इन्होंने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन किया दो पैरामीटर के बेसिस पे। वन वाज द ड्राइनेस फैक्टर, अनदर वाज द टेम्परेचर एज अ फैक्टर। जो आपके पास क्लासिफिकेशन में लेटर ए बी सी डी और ई और एच नजर आते हैं, इनमें से एक ही ऐसा एजेंडा है, पिलर है, दैट इज बी, जो कि आपके मॉइस्चर के बेस पे, ह्यूमिडिटी के बेस पे, प्रेसिपिटेशन के बेस पे क्लासिफिकेशन है। रेस्ट ए सी डी और ई जो है आपके क्लासिफिकेशन, दे आर सॉलिडली बेस्ड ऑन द टेम्परेचर कंडीशन। अब मैं आपको बताता हूं कि क्लासिफिकेशन हुआ कैसे है। देखिए, जो आपके लेटर ए बी सी डी और ई हैं, ये लेटर आपके अरेंज किए गए हैं। बी को आप थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, बाकी लेटर जो है वो डिक्रीजिंग टेम्परेचर के रेशियो में अरेंज किए गए हैं। कैसे अरेंज किया गया है मैं आपको यहां पे ड्रॉ करके बताता हूं। अगर ये आपका अर्थ सरफेस है तो यू नो वेरी वेल कि आपके जो इक्वेटोरियल वाला पार्ट होता है उस पर हाई टेम्परेचर होगा, ये ए होगा। बी को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। इसके बाद मैं आता हूं आपके टेम्परेट एरिया में। जब आप एंटर करना स्टार्ट करते हो तो यहां पे आपका क्लासिफिकेशन आता है, वो सी टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। फिर जब आप पोलर एरिया में एंटर करने से पहले क्लासिफिकेशन आता है, वो डी टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। और फिर पोलर एरिया पे जब आप पहुंचते हो तो वो ई टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। दैट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर। थोड़ा कम टेम्परेचर और कम हो गया एंड बिल्कुल फ्रीजिंग कंडीशन हो गई है, तो हम टेक्निकली इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द कंडीशन जो कि ट्रॉपिकल कंडीशन कहलाती है। एंड देन आफ्टर सी जो है हम वार्म टेम्परेट के नाम से जानते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सी विल बी नेम्ड एज वार्म टेम्परेट, द डी पार्ट विल बी नेम्ड एज कोल्ड टेम्परेट एंड ई पार्ट विल बी नेम्ड एज द पोलर एरिया। तो ये क्लासिफिकेशन आपको जेन्युइनली यहाँ पे नजर आता है। और जो बी टाइप का है वो बताता है आपको ड्राइनेस। अब ड्राइनेस चाहे आपके कोल्ड एरिया में हो या वार्म एरिया में, जैसे कि लद्दाख भी डेजर्ट है और सहारा भी आपका डेजर्ट है, थार भी आपका डेजर्ट है, लेकिन कुछ डेजर्ट कोल्ड हैं और कुछ डेजर्ट वार्म होते हैं। तो डेजर्ट है, उसको हम बी कैटेगरी के अंदर रखेंगे। फाइन। अब हुआ क्या, ये आर्गुमेंट जब चलती चली गई तो लोगों ने बोला कि सर माउंट एवरेस्ट को कहां रखेंगे। माउंट एवरेस्ट एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जो आइडियली होना चाहिए सी पे, लेकिन वो परमाफ्रोस्ट है, वो हमेशा फ्रीजिंग कंडीशन में रहता है। अब ऐसी कंडीशन अगर रहेगी तो ऑटोमेटिक सी बात है, उसको आइडियली ई में भी रखना चाहिए। क्योंकि ई में लैटिट्यूड के हिसाब से नहीं रख सकते, इसलिए एक नया लेटर इंट्रोड्यूस किया गया, एच। एच का सिंपल सा मतलब है वो सारे हाईलैंड जो कि फ्रीजिंग कंडीशन में होते हैं, हाईलैंड विद स्नो कवर। ठीक है, हाईलैंड विद स्नो कवर जो है वो एच कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब क्योंकि देखो ए ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया का मतलब ये नहीं है कि ऑल थ्रू द ट्रॉपिकल एरिया सेम टाइप का क्लाइमेट रहता है। ट्रॉपिकल एरिया में भी वेरिएबिलिटी आती है, कहीं रेनफॉल होता है, कहीं नहीं होता है, कहीं ड्राइनेस आती है, कहीं नहीं आती है, कहीं विंटर में रेनफॉल हो रहा है, कहीं समर में रेनफॉल हो रहा है। इसीलिए कॉपन ने स्मॉल लेटर्स का यूज किया। चार स्मॉल लेटर्स मैं आपको बताने वाला हूं। एक लेटर था एफ, स्मॉल एम, स्मॉल डब्ल्यू एंड स्मॉल एस। एफ का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जिसमें कोई ड्राई सीजन नहीं है। आप एफ को ऐसे समझ सकते हो, फुल ऑफ रेनफॉल, मतलब थ्रू आउट द ईयर वहां पे अच्छी खासी रेनफॉल होने वाली है।
जब लेटर एम की बात आती है तो यहाँ आता है मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो कि इंडिया में देखने को मिलता है, जहां पे रिवर्सल ऑफ विंड्स नजर आती है हमें। डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर ड्राई सीजन और एस का मतलब होता है समर ड्राई सीजन। अब इनको हम अपनी सीवियरिटी के हिसाब से ए बी सी और डी की कैटेगरी में रख लेंगे, बट ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होते, आपके एफ एम डब्ल्यू और एस लेटर यूज होते हैं। अब कॉपन ने ये जो एफ एम डब्ल्यू और एस है वो इनको इसके ऊपर इंपोज किया और हमारे पास ये चार्ट निकल के आता है। अगर आपने ये चार्ट समझ लिया मतलब आपको कॉपन्स की क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। चलिए मैं समझाता हूं आपको। देखिए ए पार्ट है आपके पास, 4 लेटर हैं एफ एम डब्ल्यू एस, ठीक है। हम क्लब करने की कोशिश करते हैं। जब मैं ए को एफ के साथ रखता हूं तो यस, इक्वेटोरियल एरिया ऐसा एरिया होता है जहां पे फुल ऑफ रेनफॉल है, तो हमेशा यहां पे क्या होगा, रेनफॉल होगी, कोई ड्राई सीजन नहीं होगा। अब ए को मैंने एम के साथ रखा, मतलब मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट, इंडिया एक ट्रॉपिकल एरिया वहां पे मॉनसून आती भी है, तो दैट इज फाइन। ए डब्ल्यू गैंगेटिक प्लेन की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पे विंटर ड्राई होती है, तो ए डब्ल्यू में विंटर ड्राई सीजन भी आता है। अब मेरे पास एक और लेटर बचा ए एस। क्या आपको पता है कि ट्रॉपिकल एरिया में समर ड्राई होता ही नहीं है, और एक्चुअली अगर समर ड्राई हो भी गया तो वो डेजर्ट बन जाएगा। ट्रॉपिकल एरिया वैसे है, वार्म है और समर भी ड्राई है, तो डेजर्ट होगा, इसलिए वो बी की कैटेगरी में जाएगा, इसलिए ए के साथ में एस क्लासिफाई नहीं हो सकता। नाउ लेट्स कम टू द बी पॉइंट। अब बी क्या है, ड्राई टाइप क्लाइमेट, मतलब डेजर्टिक एरिया। लेकिन डेजर्ट तो दो कैटेगरी में हो सकते हैं ना, या तो डेजर्ट होगा या सेमी डेजर्ट भी हो सकता है, इसलिए इन्होंने दो वर्ड यूज किए आपके, एक हुआ कैपिटल एस और एक हुआ कैपिटल डब्ल्यू। एक हो गया आपका कैपिटल एस का मतलब है सेमी एरिड, ठीक है, सेमी एरिड। कैपिटल डब्ल्यू का मतलब है कंप्लीटली एरिड। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज जो है वो ग्रेजुअली ही चेंज होती है, पहले आपकी सेमी एरिड आता है फिर एरिडिटी बढ़ जाती है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है सर, सेमी एरिड हो या एरिड हो, हॉट या कोल्ड तो हो ही सकता है, ये भी हॉट या कोल्ड तो हो ही सकता है। डेजर्ट जो है हॉट भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है। इस हिसाब से 4 क्लासिफिकेशन बनते हैं, बी एस एच, बी एस के, बी डब्ल्यू एच और बी डब्ल्यू के। तो जहां पे एस वर्ड आएगा वो सेमी एरिड होगा, जहां एच आएगा वो हॉट होगा, जहां पे डब्ल्यू वर्ड आएगा वो एरिड होगा, एच वर्ड का मतलब हॉट होगा। फिर से सेमी एरिड, कोल्ड और एरिड, कोल्ड। तो ये आपकी 4 क्लासिफिकेशन यहां नजर आती है। इसके बाद में सी कैटेगरी आती है वार्म टेम्परेट की। वार्म टेम्परेट में क्या होगा आपका, सी एफ। एक तो ऐसी कंडीशन होगी कि थोड़ा सा ठंडा हो गया इसलिए थोड़ी सी मॉइस्चर भी एड ऑन होगी, वो रेनफॉल कर देगा, तो फुल ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल कम है या ज्यादा है उसके बेसिस पे स्मॉल लेटर ए और बी यूज कर रहे हैं। या फिर आपके सी एस में एक कैटेगरी आती है, सी एस जो कैटेगरी आती है उसमें मेडिटेरेनियन टाइप का क्लाइमेट होता है और समर यहाँ पे ड्राई होती है, ठीक है। ड्राई हॉट समर देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे समर में इवेपोरेशन खास हो नहीं पाता है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो समर यहाँ पे ड्राई देखने को मिलती है। तो ये कैटेगरी है। देखिए समर यहाँ ड्राई नहीं होती लेकिन समर यहाँ पे ड्राई होती है। अब आती है कैटेगरी डी। डी में दो ही कैटेगरी है, या तो फुल ऑफ रेनफॉल, मतलब हमेशा स्नोफॉल चलता रहेगा, रेनफॉल में भी स्नोफॉल होगा, या फिर विंटर ड्राई होंगे, विंटर के अंदर कोई इवेपोरेशन नहीं है और ना ही आपके पास कोई आपका प्रेसिपिटेशन देखने को मिल रहा है। फिर आपकी कैटेगरी आती है ई। ई कैटेगरी का मतलब होता है पोलर एरिया। देखिए पोलर एरिया की अगर मैं बात बताऊं आपको, तो पोलर एरिया में एक कैटेगरी होती है जिसमें स्नोफॉल तो होता है लेकिन समर कुछ नहीं है, तो ई टी। टी का मतलब है नो ट्रू समर, कोई समर नहीं है। और एक कंडीशन ऐसी होती है, समर हो या विंटर हो, वो परमाफ्रोस्ट रहती है, परमानेंटली फ्रीज रहती है, उसको बोलते हैं ई एफ, दैट इज फुल ऑफ आइस, ठीक है। और एच का मतलब तो हाईलैंड था ही। यही कॉपमैन की क्लासिफिकेशन है। ये लेटर्स को सिर्फ अंडरस्टैंड करना है और इसको क्लब कर देना है, दैट इज द होल क्लासिफिकेशन व्हिच इज डन बाय कॉपमैन। और ये क्लासिफिकेशन आप वर्ल्ड के हर एरिया में सुपर इंपोज कर सकते हो, क्यों ना करें भाई। जैसे ए एफ है, ए एफ मतलब ट्रॉपिकल एरिया और फुल ऑफ रेनफॉल, मतलब ये वो एरिया होंगे वर्ल्ड के जहां पे सबसे ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। तो ब्लू पैचेस आप देख रहे हो इक्वेटोरियल एरिया के पास में, जहां पे हमेशा थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होती है, वो ए एफ में आएगा। तो इस तरीके से आप वर्ल्ड मैप के ऊपर सुपर इंपोज करके इसको पढ़ सकते हो, फाइन। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर क्लाइमेट जो है आपका वो लगातार चेंज होता जा रहा है। हम ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर देख रहे हैं, हम ह्यूमन के एस्पेक्ट को देख रहे हैं, ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट जितने ज्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं उसी की वजह से हमारे पास टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसी की वजह से आपका ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल प्रेसिपिटेशन, कहीं फ्लड, कहीं पे ड्रोट देखने को मिलती है, कहीं पे आपके एक्सट्रीम साइक्लोन आते हैं। ये सब क्लाइमेट चेंज के सिंबल है। तो क्लाइमेट चेंज की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास कुछ एस्ट्रोनॉमिकल कॉजेज आते हैं और कुछ मेरे पास टेरेस्ट्रियल कॉजेज आते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब होता है जैसे कि सन स्पॉट एक्टिविटीज, कि जब सन स्पॉट, सन क्या होता है, सन पे कुछ पैचेस हैं जो डार्क कलर के हैं, जिसका मतलब है कि सन कोल्ड है।
लेकिन कुछ पैचेस ब्राइट हैं जो कि सन वार्म को रिप्रेजेंट करते हैं। जब वो ब्राइट पैचेस हमारी तरफ होंगे तो हमारे पास ज्यादा हीट वेव रिसीव होती है। ऐसी होता है मिलानकोविच साइकिल जो कि क्लाइमेट के ऑसिलेशन के बारे में बात करता है। तो या जैसे मैं बोलूं कि कोल्ड एज वार्म एज अगर आती है तो वो भी हमारे पास डेफिनेटली डिफरेंट लेवल पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कुछ टेरेस्ट्रियल कारण भी हैं जिसमें वोल्केनिक करप्शन होगा, बहुत सारी एशेज आ जाएंगी, गैसेज आएंगी और गैसेज आपकी ग्लोबल वार्मिंग की तरह बिहेव करेंगे, एक लेयर बना देंगे। या फिर हम ह्यूमन बींग्स जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका क्रूड ऑयल है, पेट्रोल है, कॉल है, इन सबको बर्न करते हैं और फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने के बाद जो हमारे पास हार्मफुल गैसेज हैं वो भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए अकाउंटेबल है। एंड दैट्स व्हाई क्लाइमेट इज चेंजिंग रैपिडली एंड इट्स अ सीरियस अलार्मिंग सिचुएशन। वी नीड टू टेक स्टेप्स ऑन इट एंड डेफिनेटली आपको ये चैप्टर रीड आउट करना है अभी, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम नजर आता है और ग्लोबल वार्मिंग होता इसीलिए है कि आपकी रेडिएशंस सन से आ तो जाती हैं लेकिन जब वो बाहर जाती हैं तो गैसेस उसको ट्रैप कर लेती हैं और ग्रेजुअली टेम्परेचर जो है वो हमारा बढ़ता चला जाता है। कौन सी गैसेस ग्लोबल वार्मिंग में आती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रिक एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसको रोकने के लिए हमारे पास एक प्रोटोकॉल भी है, क्योटो प्रोटोकॉल। बट यू नो कि प्रोटोकॉल रखना एक अलग बात है लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना इज अ डिफरेंट लेवल थिंग जिसको हम इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। रीड दिस चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी एंड डू द प्रैक्टिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट। And if you want to connect with me, it's Kapil Bhardwaj for you is my Insta handle and this is my Telegram channel. You can join me over here. Thank you very much. Best wishes.